विजय और संगीता नीलम जी और राजेश जी के बड़े बेटे बहू थे। उनकी शादी में नीलम जी ने संगीता को काफी गहने चढ़ाए थे, जिसमें से कुछ गहने उन्होंने खरीदे थे और कुछ उनके खुद के थे। शादी के बाद नीलम जी ने संगीता से वो गहने ये कहकर ले लिए कि देखो, इसमें मेरे भी सारे गहने हैं और मैंने कुछ गहने खरीदे भी हैं। और 2-3 साल में मैं छोटे बेटे पवन की भी शादी करूंगी, तो उसकी पत्नी को भी मैं यही गहने चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं तुम दोनों में नए बनवाए गए गहने बराबर बराबर बांट दूंगी और मेरे गहने मेरे जाने के बाद तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेना। संगीता ने भी समझ लिया था, क्योंकि ऐसा कई घरों में होता है, तो उसने चुपचाप सारे गहने अपनी सासू माँ को लौटा दिए थे। सासू माँ ने भी यही कहा था कि देखो बहू, मुझे पता है तुम्हारी नई नई शादी है और अभी तुम्हारी उम्र है गहने पहनने की। तुम चिंता मत करो, जब भी तुम्हें कोई गहना पहनने का दिल करे तो मुझसे मांग लेना और जल्दी ही पवन की भी शादी हो जाएगी, फिर तुम दोनों को तुम्हारे गहने मिल जाएंगे। आराम से जितना दिल करे उतने गहने पहनना और मेरे बाद मेरे सारे गहने भी तुम्हें मिल ही जाने हैं। संगीता बहुत समझदार बहू थी और उसने अपनी सासू माँ की सारी बातें चुपचाप मान ली। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। कुछ समय बाद ही पवन की शादी राधिका से भी हो गई। राधिका नीलम जी और राजेश जी की छोटी बहू बनकर उनके घर आ गई। नीलम जी ने फिर वही सारे गहने राधिका को भी चढ़ाए थे। राधिका को आए करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। अब नीलम जी ने राधिका से कहा, बेटा, जितने गहने तुम्हें चढ़ाए हैं वो सब मुझे वापस कर दो। उनमें से मैं अपने गहने अलग करके बाकी नए गहने तुम दोनों में बांट देती हूँ, क्योंकि उन पर तुम दोनों का बराबर का हक है। ये सुनकर राधिका बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? वो गहने तो मुझे चढ़ाए गए हैं और उस पर किसी का कोई हक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। ये सुनकर नीलम जी और राजेश जी हैरान रह गए और बोले, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे गहने नहीं हैं। वही गहने मैंने अपनी बड़ी बहू संगीता को भी चढ़ाए थे। इस पर उसका भी बराबर का हक है और उसमें मेरे भी सारे गहने मिले हुए हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मेरे जाने के बाद तुम लोगों का हक होगा। लेकिन राधिका ने गहने देने से साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि ये मेरा स्त्री धन है और मैं किसी भी कीमत पर ये गहने आपको नहीं देने वाली। राजेश जी ने पवन से इस बारे में बात की तो पवन ने भी साफ मना कर दिया और बोला, मम्मी, ये आप गलत बोल रही हैं। जो गहने एक स्त्री को शादी के वक्त चढ़ाए जाते हैं वो स्त्री धन हो जाता है और उस पर स्त्री का अधिकार हो जाता है। उससे वो गहने कोई नहीं ले सकता, इसलिए राधिका कोई गहने नहीं देगी। इस तरह से पवन और राधिका ने साफ साफ गहने देने से मना कर दिया और घर के सारे गहने उन्होंने रख लिए। संगीता और विजय को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका छोटा भाई उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। नीलम जी और राजेश जी ने बहुत कोशिश की उन दोनों से गहने वापस लेने की। उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दोनों बहुत ही चालाक और शातिर थे और उन्होंने गहने वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही साथ राधिका ने यह भी धमकी दे दी कि अगर मेरे साथ आप लोग जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी कि आप जबरदस्ती मेरा स्त्री धन मुझसे लेना चाहती हैं। संगीता ने नीलम जी को साफ मना कर दिया और बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, जिसे जो करना है करने दीजिए, ईश्वर सब देख रहा है। नीलम जी और राजेश जी को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे से ऐसी बेईमानी की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। संगीता को इतने दिनों में नीलम जी और राजेश जी समझ चुके थे कि वो बहुत ही साफ दिल की और अच्छी बहू है और घर परिवार साथ लेकर चलाना जानती है। लेकिन राधिका को भी कुछ ही हफ्तों में अच्छे से समझ गए थे कि वो बहुत ही शातिर, मक्कार और घटिया औरत है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। और उनका छोटा बेटा पवन भी उसी तरह है, स्वार्थी, लालची और बेईमान है। नीलम जी और राजेश जी को बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी कि जो बेटा बहू हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं, शरीफ हैं, किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनके साथ उनके छोटे बेटे बहू ने इतनी बड़ी बेईमानी कर ली। साथ ही उनके पास अब कोई गहने भी नहीं हैं जिसे वो अपने बड़े बेटे बहू को दे पाएं, क्योंकि नीलम जी के सारे गहने भी जा चुके थे। खैर,
राजेश जी और नीलम जी ने संगीता और विजय से बोला था, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों के साथ हम कभी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ठीक है, मेरा एक बेटा बेईमान निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी बेईमानी का असर तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, ये वादा है मेरा, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। विजय ने बोला, पापा आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास भी अब क्या है, कुछ पुश्तैनी जमीन जायदाद थी जो आपने दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर बांट दी। मम्मी के सारे गहने राधिका ने हड़प लिए। आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी से जो गहने खरीदे थे वो भी राधिका ने हड़प लिए। बस अब थोड़ी बहुत पेंशन आपकी आती है जो आपके लिए जरूरी भी है, और आप उसे अपनी और मम्मी की दवाइयों पर खर्च करते हैं। आप परेशान मत होइए, हमें पता है आपके मन में कोई बेईमानी नहीं थी। कोई बात नहीं, हम ये मान लेंगे कि हमारे नसीब में वो गहने नहीं थे। लेकिन नीलम जी और राजेश जी को इस बात का बहुत दुख था कि उनके बड़े बेटे बहू के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो चुकी है, क्योंकि नीलम जी के खुद के गहने और खरीदे हुए गहने एक बहुत बड़ी कीमत रखते थे, क्योंकि सोने का भाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और नीलम जी अपनी सासू माँ की इकलौती बहू थीं, तो उनकी सासू माँ ने भी उन्हें बहुत गहने चढ़ाए थे। सारे गहने उन्होंने राधिका को चढ़ा दिए थे और आज राधिका के कब्जे में थे। राधिका और पवन बेईमानी करके बहुत खुश थे कि उन्हें बैठे बैठाए सासू माँ के सारे गहने अकेले मिल गए। कोई बंटवारा नहीं करना पड़ा, और किसे बुरा लगता है जब बैठे बैठे लाखों का जेवर हाथ लग जाए। लेकिन राजेश जी और नीलम जी ने काफी कुछ सोच रखा था, क्योंकि उनके लिए दोनों बेटे बराबर मायने रखते थे। खास करके बड़े बेटे विजय और संगीता के लिए उनके दिल में ज्यादा स्नेह था, क्योंकि वो दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे। पवन और राधिका तो कभी गलती से भी उन्हें कुछ खाने पीने तक के लिए नहीं पूछते थे, ना ही कभी उनकी तबीयत पूछते थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनका छोटा बेटा बहू एक नंबर के धूर्त, मक्कार और शातिर हैं। खैर, इसी तरह से करीब 2-3 साल का वक्त बीत चुका था। संगीता और विजय ने एक बार भी गहनों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और उसे अपना नसीब मान लिया था। राजेश जी अब बीमार रहने लगे थे और उन्हें लगा था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने एक मित्र जो कि वकील थे उसको बुलाकर कुछ कागज बनवाए थे। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद राजेश जी इस दुनिया से चले गए और नीलम जी अकेली इस दुनिया में रह गईं। पिता के गुजरने के बाद अब पवन और राधिका की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई थी और वो घर में कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घर से भी विजय और संगीता को निकाल दिया जाए और ये घर भी वो दोनों अकेले हड़प लें। लेकिन नीलम जी बीच में आ जाती थीं और कहती, ये घर मेरा है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूंगी। जिस पर वो दोनों नीलम जी को भी बुरी तरह से जलील करने से पीछे नहीं हटते थे। तंग आकर एक दिन नीलम जी ने बोल दिया, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब से तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, मेरा घर तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। जो कुछ भी था सब कुछ तुमने हड़प लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ ये घर है जो कि मेरे पति का है। चुपचाप मेरे इस घर से बाहर निकल जाओ। अब मैं तुम लोगों को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ सुनकर पवन और राधिका नीलम जी के ऊपर बुरी तरह से भड़क गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। राधिका बोली, ऐसे कैसे निकल जाएं? इस घर पर हमारा बराबर का हक है। ये घर या तो मैं पूरा लूंगी या तो बराबर बराबर 2 हिस्सों में बटेगा। मैं कभी इस घर से नहीं निकलने वाली। इस पर नीलम जी ने कहा, ये घर मेरे पति का बनाया हुआ है और ये मेरा हुआ। मैं कहती हूँ इस घर से बाहर निकल जाओ। पवन को बहुत अच्छे से पता था कि वो घर उसके पापा के नाम पर है, तो उसने बोला, लेकिन पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं और ये घर उनके नाम पर है, तो आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। संगीता और विजय नीलम जी को मना कर रहे थे कि आप चुप रहो, ये दोनों जो करते हैं उन्हें करने दो। हम दोनों आपका ख्याल रखते हैं ना, इन दोनों के मुंह मत लगिए। लेकिन आज
सारी हदें पार हो चुकी थीं। पवन और राधिका ने साफ कह दिया था कि वो लोग विजय और संगीता को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे उन्होंने सारे गहने हड़प लिए और विजय और संगीता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नीलम जी को समझ में आ गया था कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। इसलिए उन्होंने फोन करके तुरंत ही अपने पति के वकील दोस्त को घर बुला लिया और बोला, मेरे पति ने अपने गुजरते वक्त मुझसे कहा था कि उन्होंने आपसे कोई कागज बनवाया है, और जब मेरे छोटे बेटे बहू अपनी सारी हदें पार करने लगे तो मैं आपको घर बुला लूं। इसलिए मैंने आज आपको घर बुलाया है। मैं चाहती हूँ मेरे पति ने गुजरने से पहले आपसे जो कागज बनवाए थे, आप उस कागज को यहाँ सबके सामने पढ़ें। वकील साहब ने बोला, ठीक है भाभी जी, मैं राजेश की अंतिम इच्छा सबके सामने बता देता हूँ। और उन्होंने कागज निकालकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें राजेश जी ने साफ साफ लिखवाया था, मैं अपना ये घर अपने बड़े बेटे बहू विजय और संगीता के नाम करता हूँ। मेरे बाद ये घर मेरी पत्नी की संपत्ति रहेगी और मेरी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी मेरे बड़े बेटे बहू विजय और संगीता को उठानी पड़ेगी और उनकी पूरी सेवा करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद ये घर मेरे बड़े बेटे बहू के नाम पर हो जाएगा। मैं अपनी मर्जी से अपना ये पूरा घर अपने बड़े बेटे विजय और बहू संगीता के नाम कर रहा हूँ। मैं उन्हें ये उपहार में दे रहा हूँ। इस घर में मेरे छोटे बेटे बहू का कोई हक नहीं है। मैं उन दोनों को अपने इस घर से बेदखल करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर पवन और राधिका बुरी तरह से भड़क गए और बोले, ऐसे कैसे? घर पर दोनों बेटों का बराबर हक होना चाहिए। ऐसे कैसे पापा घर को एक बेटे के नाम पर कर सकते हैं? तो नीलम जी ने बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारा जेवर एक बेटा हड़प सकता है। बेटा, बेईमानी की शुरुआत तुमने की थी और अंत हमने कर दिया। तुम्हें क्या लगा तुम अपने भाई का हक मार लोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा? क्या मेरे बड़े बेटे बहू का कोई हक नहीं है? तुमने बेईमानी से सारे गहने अपने पास रख लिए तो हमने ये पूरा घर विजय और संगीता के नाम कर दिया, और अब ये फैसला कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी का फैसला है जो उन्होंने जाने से पहले किया था। ये सुनकर पवन ने बोला, मैं इस विजय और संगीता को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोक लेगा। तो वकील साहब ने बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। एक कंप्लेंट डालूंगा ना तो पुलिस घसीटते हुए थाने लेकर जाएगी, और जब अंदर 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकड़ हाथ में आ जाएगी। ये घर तुम्हारे पिताजी का था और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने बड़े बेटे को गिफ्ट कर दिया है। इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए चुपचाप इस घर से बाहर निकलो। अब पवन और राधिका को समझ में आ चुका था कि उनकी बेईमानी का फल उन्हें मिल चुका है, और सच ये था कि घर की कीमत उनके गहनों की कीमत से कहीं ज्यादा थी। इसलिए अब वो गहनों का बंटवारा करना चाहते थे और घर में अपना हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि एक घर बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब नीलम जी इसके लिए तैयार नहीं थी और बोल रही थी, अब कोई बंटवारा नहीं होगा। जो जितना बंटवारा होना था हो चुका। चुपचाप अपना सामान निकालो मेरे घर से। तुम लोगों ने इतनी बेईमानी तो कर ही ली है, तो अब उस बेईमानी के गहनों को बेचकर अपना एक घर तो खरीद ही सकते हो, क्योंकि अब सही मायने में बंटवारा हुआ है, बराबरी का बंटवारा, और मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। वकील साहब ने भी कह दिया, नीलम भाभी जैसा बोल रही हैं वैसा ही करो, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि राजेश जी ने जाने से पहले मुझे बोल दिया था कि विजय और संगीता बहुत ही सीधे साधे हैं। उनके लिए तुम्हें उनका साथ देना पड़ेगा, और मैं उनका साथ देने को तैयार हूँ। तो मुझसे उलझने की गलती तुम करना भी मत। राधिका को भी समझ में आ चुका था कि अब उनकी धमकी नहीं चलने वाली, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर से निकल गए, क्योंकि अगर अब कोई बदतमीजी या अकड़ दिखाई तो शायद वो दोनों जेल के अंदर होते, क्योंकि नीलम जी अब किसी की कुछ भी सुनने वाली नहीं थी। नीलम जी और राजेश जी ने अपना घर एक बेटे के नाम पर करके जो फैसला लिया वो सही था या फिर गलत, या फिर पवन और राधिका सही थे,
क्या वो सारे गहने राधिका का स्त्री धन था? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।